सुप्रभात। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। देखिए, प्रेमचंद की विशेषताएं बतानी है। सादा जीवन था, नंबर एक, यानी प्रेमचंद का जीवन सादा जीवन था। गांधी जी की तरह उनका जीवन था, किसी प्रकार का दिखावा नहीं था उसमें। नंबर दो, उच्च विचार वाले थे, उनके विचार बड़े उच्च थे। सादा जीवन, उच्च विचार, अर्थात वो समझौता करने में विश्वास नहीं करते थे। सामाजिक बुराइयां कैसे दूर हो प्रयास करते थे। स्वाभिमानी थे प्रेमचंद, यानी कि अपनी गरीबी, दीनहीन अवस्था होने के बावजूद भी प्रेमचंद ने स्वाभिमान पूर्वक जीवन जिया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। उस समय के समाज में अनेक कुरीतियां थी, छुआछूत, जाति प्रथा, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी, बाल विवाह। उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास प्रेमचंद ने किया है। और प्रेमचंद जो थे वो आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के थे, आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के थे। जो कुछ उनके पास था उसी में वो संतुष्ट रहते थे। और प्रेमचंद जो है संघर्षशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अर्थात जीवन से हार नहीं मानते थे। देखिए, जैसा कि इस पाठ में स्पष्ट हुआ है कि प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा हुआ था, अर्थात वो टीले को ठोकर मारते हैं, संघर्ष करते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह है पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, राइट का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया। देखिए, दाहिने जूते में छेद नहीं हुआ था, बाएं जूते में छेद हो गया था जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई। तो देखिए, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया था। बिल्कुल ये गलत है, बाएं जूते में छेद हो गया था। तो कब ये रॉन्ग है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, राइट है। बिल्कुल राइट है। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, हौसले नहीं, हौसले पस्त करती हैं। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग। जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, अंगूठे से नहीं, पाव की अंगुली से इशारा करते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग। ये है आपके जो राइट के चिन्ह हैं वो लगाने थे। अब है अगला प्रश्न, तीसरा। नीचे दी गई पंक्तियों में नीत व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसका पहला प्रश्न तीसरे का क,
जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्याचावर होती हैं। देखिए, जूते का स्थान कहाँ होता है? तीसरे का कर। जूते का स्थान कहाँ होता है? पैरों में, अर्थात नीचे होता है। जूते का स्थान कहाँ होता है बेटा? पैरों में होता है, पैरों के नीचे होता है। ये सामर्थ्य का प्रतीक है, ये सामर्थ्य का प्रतीक है। दूसरी बात, टोपी का स्थान कहाँ होता है? टोपी का स्थान कहाँ होता है बेटा? सिर पर। ये सम्मानित व्यक्ति या उसके गुणों का प्रतीक है। देखिए, जूते का स्थान पैरों में होता है, ये सामर्थ्य का प्रतीक है। टोपी का स्थान सिर पर होता है, ये सम्मान्य। पर आज स्थिति बदल गई है। आज स्थिति क्या हो गई है? विपरीत हो गई है। कैसे हो गई है? कि आजकल लोग अपने सामर्थ्य के बल पर, आजकल लोग अपने सामर्थ्य के बल पर, सामर्थ्य के बल पर सम्मानित लोगों को झुकाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अपने सामर्थ्य के बल पर बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? जूते की। सम्मानित लोगों की, टोपी की। अर्थात जो सामर्थ्य वाले लोग हैं वो उनको झुकाने की कोशिश करते हैं, अपने जूते के सामने झुकने के लिए विवश करते हैं, और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर उनके सामने झुकते हैं। ये हमने अक्सर देखा है, चापलूसी करते हुए देखा है। ख, तीसरे का ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते हो। हम पर्दे पर कुर्बान होते जा रहे हैं। देखिए, लोगों की आदत होती है बुराइयां छिपाने, अर्थात उस पर पर्दा डालने की। लोग अपनी बुराई को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। लोग जो होते हैं अपनी बुराई दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, कि किसी को हमारी बुराई जो है वो मालूम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी अपनी बुराई नहीं छिपाई। लेकिन प्रेमचंद जी ने कभी भी अपनी बुराई नहीं छिपाई। प्रेमचंद जी ने कभी भी अपनी बुराई नहीं छिपाई, अर्थात वो पर्दे को महत्व नहीं देते हैं। वो भीतर बाहर जो है, प्रेमचंद जो है भीतर से या बाहर से, दोनों में एक समान है। इसलिए हमें जीवन में पर्दे को महत्व नहीं देना है, हमें वास्तविकता में जीना है। तीसरे का ग, जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। देखिए, सही बात है। प्रेमचंद जिसे गणित समझते हैं उसे हाथ से नहीं पैरों की अंगुली से इशारा करते हैं। सही बात है। प्रेमचंद जी ने कभी भी सामाजिक बुराइयों को नहीं अपनाया और न ही
इनकी तरफ देखा। प्रेमचंद ने कभी भी सामाजिक बुराइयों को नहीं अपनाया, न ही उन बुराइयों की तरफ कभी देखा और न ही इनकी तरफ इशारा किया, बल्कि सामाजिक बुराइयों को इतना घृणित समझा। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को इतना घृणित समझा कि उसको पैरों की अंगुली से इशारा किया, अर्थात पैरों की अंगुली से ठोकर मार मार कर उसको समाज से उसको दूर करने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया। छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का समर्थन करना आदि बातें। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी हो। बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए, मैं यहां स्पष्ट कर दूं पहली टिप्पणी, अगर फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो घर पर जो है वो कैसी होगी। लेकिन सामान्य रूप से जो है जगत के व्यवहार को देखकर लोग जो हैं दो तरह का व्यवहार करते हैं, बाल अलग करते हैं, घर पे अलग कपड़े पहनते हैं। लेकिन प्रेमचंद का कोई अलग पहनावा नहीं था, अलग पहनावा नहीं था। घर व बाहर एक जैसी ही पोशाक थी। अब देखिए तुरंत इसके बाद देखिए आप, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दूसरी टिप्पणी, क्यों? उनके लेखक के मन में आता है प्रेमचंद का सादा जीवन है, उच्च विचार है, सहज व सरल जीवन है, सहज व सरल जीवन वाले व्यक्ति, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति है प्रेमचंद। तो देखिए, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सादा जीवन, उच्च विचार, सहज व सरल, वास्तविकता में जीना। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह सकती है? सादा जीवन, उच्च विचार, सहज व सरल जीवन, वास्तविकता में जीना। उनको दिखावा पसंद नहीं था, प्रेमचंद को दिखावा पसंद नहीं था। तुरंत दूसरी टिप्पणी में अपने विचार रखने हैं और पोशाकें बदलने की बात प्रेमचंद पर लागू नहीं होती। इसलिए पोशाक बदलने की बात जो है वो प्रेमचंद पर लागू नहीं होती है। ये है चौथे का आंसर। पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवें प्रश्न में आपने ये व्यंग्य पढ़ा। देखिए, पांचवा प्रश्न हमारा, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? देखिए, हमें लेखक के बारे में बताना है। यहाँ पर लेखक ने सबसे पहले व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का जीवन प्रस्तुत हमारे सामने किया है। नंबर 1, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में प्रेमचंद का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें लेखक के बारे में बताना है। नंबर 1। नंबर 2, लेखक ने हमें प्रेमचंद की विशेषताओं से परिचित करवाया। लेखक ने
हमें प्रेमचंद की विशेषताओं से परिचित कराया। लेखक ने हमें प्रेमचंद की विशेषताओं के बारे में बताया। लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग्य किया और स्वयं पर भी व्यंग्य किया यानी लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग्य किया और स्वयं पर भी व्यंग्य किया। लेखक को मानव जीवन की गहरी समझ थी। लेखक को मानव जीवन की गहरी समझ थी। लेखक ने सुख दुख को नजदीक से देखा है और लेखक सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों के प्रति सजग है। लेखक जो है सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों के प्रति सजग है और व्यंग्य के माध्यम से इन पर प्रहार किया है। ये आंसर है 5वें का। छठा प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया होगा? देखिए, टीला रुकावट का प्रतीक है। अब कौन सी रुकावट है समाज में? जो समाज में रुकावट कौन कौन सी है? जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, रूढ़िवाद, विधवा प्रथा। ये जो कुरीतियां हैं और यही नहीं, महाजनी सभ्यता में लोग बढ़िए के तगाजे से डूब जाते हैं। महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार नदी के रास्ते में टीला आता है और नदी उस टीले से समझौता करके अपना रास्ता बदल देती है, लेकिन वो रास्ता तो बदल देती हैं, लेकिन उस बाधा को वो दूर नहीं कर पाती हैं। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी जीवन से समझौता नहीं किया और ये टीला जो रुकावट है उसको ठोकर मार मार कर उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास प्रेमचंद ने किया है। अगला प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति। 7वां प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने व्यंग्य लिखा। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को बनाकर व्यंग्य लिख सकते हो। आप भी चाहे महात्मा गांधी की पोशाक को व्यंग्य बनाओ, आप चाहो तो किसी महाराणा प्रताप की बनाओ, किसी भी व्यक्ति की, अपने गली में रहने वाले किसी व्यक्ति की पोशाक को माध्यम बनाओ, अपनी बात रख सकते हो। 7वां प्रश्न आपको नहीं करना। 8वां, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? काफी परिवर्तन आया है। जो लोग धोती पहनते हैं उसको लोग अनपढ़ गंवार समझते हैं। जो पैंट सूट पहनते हैं उनको समझदार समझते हैं। इस तरह से लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है। लोग जो हैं आजकल लोगों की पहचान लोग जूतों से करते हैं कि उस व्यक्ति ने कितने महंगे जूते पहन रखे हैं, उस हिसाब से उसकी कदर करते हैं। काफी कुछ परिवर्तन आ गया है, चाहे वो लड़कियों के पहनावे पर हो, चाहे वो औरतों के पहनावे पर हो। ये आपको नहीं करना है। फिर है भाषा अध्ययन। पाठ में आए मुहावरे चाहिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, बहुत सारे मुहावरे हैं। अटक जाना है, न्योछावर होना है, हौसले पस्त होना है,
ठोकर मारना है, तगादे से बचना है, पहाड़ फोड़ना है। ये 9वां प्रश्न जो है मुहावरे का है। ये आपको व्याकरण में करना है। जो जो मुहावरे पाठ में आए हैं उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है, ये आपको व्याकरण में करना है। 10वां प्रश्न, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है? उनको कथाकार कहा है, उनको उपन्यास सम्राट कहा है, उनको युग प्रवर्तक कहा है, इनको जनता के लेखक कहा है, जनता के लेखक कहा है, साहित्य के पुरोखा कहा है, साहित्य के पुरोखा, साहित्य पुरखे कहा है। ये सारे जो है शब्दों का प्रयोग जो है प्रेमचंद के लिए इस पाठ में हुआ है। अब हमारा एक प्रश्न है, 10वां प्रश्न जो है आपको ये नोटबुक में करना है, ग्रामर में नहीं करना है, ये आपको नोटबुक में करना है। एक प्रश्न हमारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के फटे जूते अध्याय का उद्देश्य बताइए। यानी कि इस पाठ से हमें क्या ज्ञान मिलता है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, ये बताना है। तो इसमें बताना है सबसे पहले दिखावा प्रवृत्ति पर व्यंग्य क्या है, दिखावा प्रवृत्ति पर व्यंग्य क्या है। नंबर 2, अवसरवादिता पर व्यंग्य क्या है, अवसरवादिता पर व्यंग्य क्या है। नंबर 3, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहिए, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। नंबर 4, सादा जीवन उच्च विचार हो, हमारे सादा जीवन उच्च विचार हो। 5वां, हम आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हो। नंबर 6, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से हमें नहीं घबराना चाहिए। नंबर, शिक्षा को महत्व देना चाहिए। नंबर 8, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास युवा पीढ़ी को करना चाहिए और हमें वास्तविक जीवन जीना चाहिए। हमें वास्तविक व व्यावहारिक जीवन जीना चाहिए, व्यावहारिक जीवन जीना चाहिए। ये सारे उद्देश्य हैं। इस तरह से ये पाठ जो है, इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में क्षितिज अध्याय से संबंधित अगला अध्याय समझेंगे। धन्यवाद।